हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2 मिनट सीरीज में हम हर रोज आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज दिन है इकोनॉमी का, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स मॉनेटरी पॉलिसीज जुड़ी हुई। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की वेबसाइट पर गिवन है ये, बस मैंने आरबीआई की वेबसाइट से बोरो करके आप तक यहाँ पर प्रेजेंट करने का एक काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो ओके, सबसे पहले जैसे जो दोस्तों टर्म है, इट इज अबाउट रेपो रेट। आपने ये टर्म्स हो सकता है बहुत आराम से डिस्कशन में देखी हो, हमारे बहुत से वीडियोज भी अवेलेबल है, बुक्स में पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर हमारे किसी कोर्स का पार्ट है वहां भी आपने देखी होंगी। बस क्विक रिवीजन कीजिए इनके बारे में जानिए। अगर देखिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं पता लग गया, या फिर अगर पता है सब कुछ तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है दोस्तों, ओके। जैसे यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपको रेपो रेट की। रेपो रेट में आप जैसे जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं, अगर बैंक्स को ओवरनाइट अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ लिक्विडिटी का क्रंच आ गया तो बैंक्स जाते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलते हैं कि सर हमें पैसा चाहिए। आरबीआई बोलता है सर ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, कुछ गिरवी रखिए। गिरवी क्या रखवाता है आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवाकर आरबीआई बैंक्स को कैश पकड़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गिरवी रखवाया जाता है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल मतलब गिरवी रखना, कुछ गिरवी रखेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो रेपो। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि उल्टा हो कैसे कि अगर बैंक बोले सर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, सर मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, क्या मैं कैश आपके यहां जमा करा दूं? आरबीआई को बोलता है, आरबीआई बोलता है जी सर करा दीजिए। एंड बैंक पूछता है सर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? तो आरबीआई कहता है मैं आपको इसके बदले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पकड़ा रहा हूं, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आई विल पे यू सम इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? इसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बात जो दोनों ही जो चीजें बात हो रही है, रेपो या फिर चाहे रिवर्स रेपो की बात हो रही है, दोनों ही किसका पार्ट है दोस्तों? ये पार्ट है लैफ का। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है एंड इसी के थ्रू आरबीआई चाहता है कि बैंक्स आपस में भी इंटरैक्ट करें एंड एक दूसरे को लेंडिंग करें। ठीक है, इसलिए जो आरबीआई का जो चाहने की बात क्या है, इंटर बैंक, जो यहाँ पे इंटर बैंक मार्केट डेवलप हो कि आरबीआई के पास आने की इतनी रिक्वायरमेंट ना रहे। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट आपस में ही की जाए। तो ये लेकिन यहाँ पे बात अगेन मैं रिपीट करता हूं, रेपो हो या फिर रिवर्स रेपो हो, दोनों ही किसका पार्ट बन जाती है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। ओके, देन दोस्तों एक हमारे पास टर्म रहती है बिफोर वी प्रोसीड, जो इसी में आगे से हम देखनी भी है, एसएलआर के नामक। ठीक है, एसएलआर सिंपल सी चीज है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आप एक बैंक हैं, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया लेकिन मैं रैपिडली एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। अगर आप बैंक हैं, लोग आपके पास आकर पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, तो वो लोग आपके पास पैसे जमा करा रहे हैं तो दैट इज योर लायबिलिटी। बैंक की लायबिलिटी रहती है जो लोगों ने जमा कराया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने सेविंग अकाउंट में डालना है, जब मेरा मन करेगा मैं पैसा निकाल लूंगा। ठीक है, मैं जब भी डिमांड करूं मुझे पैसा दे देना, दैट इज डिमांड लायबिलिटी। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे तो 2 साल 5 साल 10 साल की एफडी करवानी है, दैट इज नोन एज टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो एनडीटीएल मतलब जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट मींस कि अगर नेट कर दूं मैं, जैसे लोगों ने जो जमा कराया था, मैं भी कुछ फीस चार्ज करूंगा ना, मैं बैंक हूं, तो ओवरऑल उसको नेट कर दूं तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास, उसका एक परसेंटेज। अब आरबीआई ने कहा कि जितनी भी आपके पास एनडीटीएल है उसका एक परसेंटेज आपको हमेशा ही हमेशा बंद करके रखना पड़ेगा। किसमें? चाहे आप सरकार को उधार दीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, चाहे आप गोल्ड में उसको निवेश कीजिए, चाहे आप उसको कैश में ही रखिए, इन चीजों में। ठीक है, जो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज बाय द नेम ऑफ एसएलआर। ठीक है, तो ये एसएलआर कहलाता है। अभी 20-22-24% के आसपास कुछ है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि बैंक कह रहा है, आरबीआई को कह रहा है कि बैंक के पास जितना भी जो धन दौलत जमा हुआ लोगों का, वो सारा का सारा आगे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई उधार लेने आया, मैं कोई भी उधार लेने गया, हमें होम लोन चाहिए, कंपनीज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन चाहिए, कुछ और तरह के 10 तरह के लोन चाहिए होते हैं, तो यहां पर बात क्या है कि सारा का सारा पैसा आगे नहीं दिया जा सकता, कुछ आपका एसएलआर में बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ पैसा आपका वैसे सीआरआर में बंद भी हो जाता है, कैश रिजर्व रेशो, उसको भी देखते हैं, लेकिन एसएलआर समझ ली यहां पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो एसएलआर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, क्योंकि देखिए यहां पर लोगों ने पैसा जमा कराया था, बैंक ने तो इन लोगों को भी कुछ इंटरेस्ट पे करना है। अगर सारा का सारा पैसा अगर बैंक कैश में रख देगा तो बैंक को बहुत चिंता हो जाती है कि कैश में मैंने अगर पैसा रख दिया तो मुझे इस पे तो कुछ कमा के दे ही नहीं रहा है, तो इसीलिए मेरा जो हमारा एसएलआर है, एसएलआर के जो मनी है वेस्ट हो रही है, तो उसको मैं कैश में ना रख के सरकार को उधार दे देता हूं, क्योंकि मुझे आरबीआई ने कहा है कि कुछ तो मुझे 20%, 22, 24 जितना परसेंट भी एसएलआर रखना पड़ेगा। इस एसएलआर को रखने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पे भी कुछ पैसे कमाता हूं, इसको मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देता हूं। ठीक है, तो अब एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें रहती हैं। तो अब आरबीआई कहता है कि ओके वापस आते हैं अब यहां पे एमएसएफ के कॉन्सेप्ट पे। यहां पे मैं क्यों समझा रहा हूं आपको पहले एसएलआर? ठीक है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, मैंने आपको जब बताया था कि बैंक को पैसा चाहिए था
तो बैंक गया आरबीआई के पास, बैंक ने बोला आरबीआई सर मुझे कुछ पैसा चाहिए, ओवरनाइट चाहिए। तो बैंक बोलता कि पहले कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाली, बैंक ने जमा कराई, कोलैटरल दिया, तो इसी के बदले बैंक जो आरबीआई ने बैंक को कैश दे दिया। लेकिन अब बैंक के पास जो ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ये खत्म हो गई और नहीं बची। अब बैंक बोलता है कि सर मुझे और पैसा चाहिए। आरबीआई कहता है सर एक काम कीजिए, जो आपने ये एसएलआर में जो अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मेरे पास लेकर आइए, मैं आपको इसके बदले में भी पैसा दे सकता हूं। ठीक है, बैंक कह रहा है बहुत खुश है सर, तो अच्छी बात हो गई, मेरा एसएलआर भी पूरा हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कैश भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक आरबीआई कहता है सर इतना आसान नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा इस पर, ये थोड़ा महंगा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। बैंक बोलता है सर मुझे रेपो नहीं मिलेगा। कह रहे रेपो पे नहीं, रेपो से मैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा लूंगा जो भी होगा। पहले ये 1% हुआ करता था, घटाकर 0.6 कर दिया, अभी 0.5 के आसपास 0.25 के आसपास चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो रेपो से थोड़ा महंगा लोन रहता है, दिस इज बाय द नेम ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देनी है हमेशा, रेपो से ऊपर वाला रेट है दैट इज योर एमएसएफ रेट, एंड नॉर्मल वक्त में नहीं मिलता, आपको क्या करना पड़ता है, जो एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें से निकालकर आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो महंगा। अब यहां पर इसीलिए बात आपके सामने क्या निकल कर आती है कि अगर मैं देखूं ये पूरा चार्ट अपना, तो जो सेंटर में आता है मेरा रेपो रेट, जो रेपो से थोड़ा सा नीचे सस्ता रहता है रिवर्स रेपो रेट, एंड रेपो से थोड़ा महंगा रहता है मेरा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में जो ये कितना गैप है, जो लोएस्ट रेट था रिवर्स रेपो, हाईएस्ट है एमएसएफ, इसके बीच में क्या कहलाता है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉरिडोर। ठीक है, कि कितना कॉरिडोर, छोटा कॉरिडोर चल रहा है, बड़ा चल रहा है। बड़ा का मतलब कि रेपो एमएसएफ में बहुत दायरा है, रेपो रिवर्स में बहुत दायरा है, ओवरऑल गैप बहुत ज्यादा है, अदरवाइज गैप कम चलेगा। अभी के टाइम में तो गैप बहुत कम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके। देन बैंक रेट, बैंक रेट है कि लॉन्ग टर्म में, अब आरबीआई ने और भी वहां पे सुविधाएं अवेलेबल कराई बैंक्स को कि लॉन्ग टर्म आपको उधार चाहिए, जिसको हम टर्म भी कहते हैं, कि जैसे आपको टर्म लोन चाहिए, थोड़ा थोड़ा लंबा लोन चाहिए। ठीक है, तो ये अब यहां पर इसमें क्या करता है आरबीआई ने सुविधा क्या दी है कि अगर आपके पास और किसी तरह के कमर्शियल पेपर्स, आपने बैंक को बोलता है आपने कहीं और अगर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी लाके जमा करा सकते हैं, मतलब दैट मींस कोलैटरल तो रखना पड़ेगा, लेकिन कोलैटरल के बदले आपको उधार मिल जाएगा लॉन्ग टर्म का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बस इसी बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा की भी बात की जाती है, इसको भी जमा करा सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों इस पे सवाल उठता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट कितना है। दोस्तों जो भी एमएसएफ रहेगा, एमएसएफ को ही अब बैंक रेट, ये एक ही बात हो गई है। ठीक है दोस्तों, एक ही बात, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक रेट, वो एमएसएफ रेट के, जो भी एमएसएफ रेट अनाउंस हुआ है उसी पर ही बैंक रेट को माना जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहां पे चीज देखते हैं, दिस इज कैश रिजर्व रेशो। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप बैंक हैं, एंड ठीक है दोस्तों, अगर आप बैंक हैं, बैंक में जितना लोगों ने पैसा जमा कराया, चाहे वो डिमांड लायबिलिटी थी चाहे टाइम लायबिलिटी थी, उसका नेट कर दूं अगर मैं, तो जितना जमा कराया था उसका कुछ एक हिस्सा 4 या 5% हिस्सा बैंक को अपना रखना पड़ता है। कहां पर, आरबीआई के एंड पर। ठीक है, ये देखो आरबीआई सब ना कस्टमर सेफ्टी के लिए भी कर रहा है कि अगर बैंक अगर कल दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो उस केस में जो आपके कस्टमर्स हैं उसका सारा का सारा पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, कुछ पैसा बचा रहेगा, कुछ सीआरआर में बच गया, कुछ एसएलआर में बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा प्रूडेंट सेफ्टी मेजर्स भी हैं। तो यहां पर अब आरबीआई ने लेकिन यहां बात क्या कही है कि हमारे एंड पर जमा कराना है आपने दोस्तों 4% 5% जो भी रहेगा, लेकिन किस में जमा कराना है, वो भी सिर्फ कैश में जमा कराना है। बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, एसएलआर का अगर आप याद करें, एसएलआर नेक्स्ट करते हैं। एसएलआर में बैंक किस में जमा करा सकता है दोस्तों, एसएलआर में जमा हो सकता है अगर आपका देखें तो इट इज गोल्ड एंड इन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात भी हो रही है, एंड कैश एंड गोल्ड दोनों में करा सकता है, लेकिन जो हमारा सीआरआर था, सीआरआर इज ओनली इन कैश। तो ये थोड़ा जो फाइन डिफरेंस है, ये हमसे सवाल पूछ रहा था यूपीएससी, इसको मिस नहीं करेंगे हम। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद और भी आरबीआई के पास कुछ तरीके होते हैं जो बैंक्स पर अपना पैसे पे कंट्रोल बनाने के लिए, उनको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओएमओस में क्या करता है आरबीआई के पास, देखो आरबीआई के पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भरमार है। ठीक है, आरबीआई ही सरकारी सिक्योरिटीज को जो जनता को बेचता है, किसी बैंक को बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर आरबीआई जो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सारी है उसके पास पड़ी है अगर, तो आरबीआई कहता है कि अच्छा किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, बैंक्स कहते हैं जी सर मुझे खरीदनी है। ठीक है, मुझे बैंक्स कहते हैं मुझे एसएलआर के लिए रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं इन्वेस्ट करना, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो बैंक्स चाहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना, तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी एंड बैंक्स ने बदले में कुछ पैसे चुकाए होंगे, कैश दिया होगा, तो ही सरकारी उधार देंगे आप।
ठीक है, सरकारी उधार को गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी आपने, जो आरबीआई ने बेच दी बैंक्स को, बैंक से ले लिया पैसा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, ओवरऑल बैंक्स का पैसा थोड़ा बंद हो गया जो आरबीआई के एंड पर, ठीक है। एंड उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी विल गो लो। लिक्विडिटी मतलब कि मार्केट में कैश कम हो गया, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, बैंक्स के पास भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं एंड आरबीआई पूछता है कि सर, जब आरबीआई अनाउंस करता है कि क्या किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी है, तो बैंक्स कहते हैं जी सर हमने बेचनी है। तो अगर बैंक्स आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दें, बदले में आरबीआई को बोलेगा ये पकड़ो सर अपना कैश, तो मार्केट में क्या होगा, ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी विल राइज। गेटिंग इट? तो इसलिए इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो आरबीआई खरीद रहा है या बेच रहा है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है, दैट मींस कैश पे कर रहा होगा, कैश पे कर रहा है दैट मींस मार्केट में कैश बढ़ रहा होगा, ठीक है। सिंपल तरह से एनालाइज कीजिएगा, लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होती है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, डोंट गेट इट रॉन्ग दिस टाइम, ठीक है दोस्तों। व्हेन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी रहती है, सिंपल तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि फॉरेन कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज इंडिया में बहुत सारा पैसा लगाना चाहती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। जो फॉरेन कंट्री से बहुत सारा पैसा आ रहा है एंड वो तो जो अपनी बाहर कंट्री से डॉलर्स लेकर आते हैं, बहुत सारे डॉलर्स लेकर आते हैं। डॉलर्स तो यहाँ इन्वेस्ट होते ही नहीं है, होते तो डॉलर्स ही हैं, लेकिन अगर कुछ उनको ब्रिक्स खरीदनी है, सीमेंट खरीदना है, किसी को सैलरी पे करनी है, डॉलर्स में सैलरी नहीं पे कर पाएंगे ना, क्योंकि जब मार्केट जाके हमें कुछ सामान खरीदना होगा एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज डॉलर थोड़ी ना पे करेंगे, वो तो रुपीज पे करना चाहेंगे। तो इसीलिए कंपनीज बाहर से आती हैं पैसा लेकर डॉलर्स में, वो यहां पे आके उसको कन्वर्ट करवा लेती हैं रुपीज में, ठीक है। रुपीज में कन्वर्ट करवा लिया, तो अब देखिए बाहर से मान लीजिए अगर $1 बिलियन को लेकर आया, आज की डेट में वो 7,7500 करोड़ रुपया बन जाएगा, ठीक है। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एंड 7,000 करोड़ हमारे देश में आ गया, ठीक है। 7,000 करोड़ हमारे देश में आ गया, सडनली बहुत सारा पैसा मार्केट में आ गया, लिक्विडिटी बहुत हाई हो जाएगी मार्केट की, 2 बिलियन 100 बिलियन आ गया, तो इमेजिन कितना सारा लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस ऐसी चीज में क्या करें, जब बहुत सारा कैपिटल इनफ्लो हो रहा होता है, देश में डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर्स कन्वर्ट होकर रुपीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आरबीआई को चिंता हो जाती है कि ऐसे तो हमारे देश में महंगाई आ सकती है एंड लिक्विडिटी बिना बात के बढ़ती जा रही है, एंड ठीक है बिना बात के नहीं, मतलब बढ़ तो काम से रही है, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ रही है कैश के टर्म्स में। तो आरबीआई क्या कहता है कि अब एक काम करते हैं, हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम चलाते हैं, ठीक है। एंड उसमें आरबीआई सरकारी सिक्योरिटी सेल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है बैंक्स को, एंड बैंक से पैसा कन्वर्ट करके जो रुपीज ले लेता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाती है उन्हें, ठीक है दोस्तों। तो ये तभी होती है जब कैपिटल इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, जब लार्ज स्केल कैपिटल इनफ्लो। सरकार ने इसको, आरबीआई ने बहुत बार इसको रन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझने वाला क्या है, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन फिनोमिना। बार बार देखने को ऐसे नहीं मिलेगा कि आरबीआई बना, अदरवाइज तो ना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो हर हफ्ते, हर कुछ 2 हफ्ते में आरबीआई का आप चेक करेंगे, इवन की आप जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखेंगे, आपको नई बार पता लगता रहेगा कि अच्छा ये वाली जो टर्म की सिक्योरिटी बिक रही है 91 डेज की, इतने दिन की, ये वाले थोड़ा जो इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क भी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए जो आपने करना है, यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर, ठीक है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन अगेन एक और बार आप मुझे बताएं व्हाट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर, ठीक है दोस्तों। कमेंट्स में बताइएगा इंक्रीमेंटल सीआरआर। इसके बियॉन्ड दोस्तों बताना मेरा धर्म, मेरा कर्म है, ठीक है दोस्तों, कि हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें हम क्रैश कोर्स में हम स्टैटिक कंपोनेंट्स हमने बहुत सारे पिछले 2-3 सालों के कवर किए हैं, देन इस साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, एंड देन दोस्तों हम टेस्ट सीरीज भी ऑफर करते हैं। उसमें आपको उसमें जो कॉम्बिनेशन बेटर लगे, कि सिर्फ आपको करंट अफेयर चाहिए, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी चाहिए, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए, जो आपको बेटर कॉम्बिनेशन लगता है यू कैन अवेल दैट, ठीक है दोस्तों। मेहनत करते हैं एंड सिंप्लीफाइड एफर्ट रखते हैं, चीजों पे फोकस रखते हैं, कंटेंट पे फोकस रखते हैं दोस्तों, ठीक है। कंटेंट अगर हमारा फोकस्ड रहेगा तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं, ऑलराइट। एंड बाकी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आपसे और एंगेज करें, आपको जो कंटेंट अगर बना ही रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ताकि अगर मेहनती बच्चे बैठे हैं दुनिया भर में, जहां पर हमारे देश भर में, उन सब तक अगर अच्छा कंटेंट पहुंचेगा तो डेफिनेटली अपनी मेहनत का फायदा उठा पाएंगे ना वो, ठीक है दोस्तों। बस इसी अटेम्प्ट के साथ बनाते जा रहे हैं वीडियोस नई तरह से, स्टूडियो सेटअप किया आपके लिए, जैसे देखिए पूरा ये, एंड ऐसे थोड़ा सच धज के आना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।